परियों और जिन्हों द्वारा लोगों की इच्छाएं पूरी करने की कहानियां तो सभी ने बहुत सुनी होंगी। आज की कहानी भी लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाली शक्ति के बारे में ही है, पर यह किसी जिन्न या परी की नहीं बल्कि एक पत्थर की शक्ति है। तो चलिए चलते हैं इस मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में फ्रांस का एक इलाका दिखाया जाता है जहाँ लोग जंगल के पास रहते थे। ये लोग जंगल का बहुत सम्मान करते थे। ये लोग जंगल के राजा को प्रसाद के रूप में खाने पीने की चीजें चढ़ाते थे। जंगल के राजा और रानी जंगल से दूर रहकर जंगल की रक्षा करते थे, लेकिन उनकी अनुमति के बिना कोई उन्हें देख नहीं सकता था। राजा और रानी के पास कुछ शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी इन शक्तियों का प्रयोग जंगल के लोगों के खिलाफ नहीं किया। जंगल में एक जादूगरनी सोफी अपने पति रॉबर्ट के साथ रहती थी। एक रात राजा और रानी अपनी गुप्त आवाज में सोफी और रॉबर्ट को बुलाते हैं। वे दोनों राजा के पास पहुँचते हैं तो राजा उनसे कहता है, तुम दोनों ने जंगल और इसके आसपास रहने वाले लोगों की बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा उन्हें एक जादुई पत्थर इनाम के तौर पर देता है और कहता है, यह जादुई पत्थर हर इच्छा पूरी करता है। रानी उनसे कहती है, तुम इस पत्थर से जो भी इच्छा मांगो बहुत सोच समझकर मांगना, वरना तुम्हारे लिए कोई समस्या हो सकती है। जिस पर वे दोनों कहते हैं, हम इस पत्थर को संभालकर इस्तेमाल करेंगे। राजा और रानी की बातें सुनकर उनका एक गुप्तचर कहता है, अगर इन्होंने इस पत्थर का गलत इस्तेमाल किया तो फिर हम क्या करेंगे? जिस पर राजा उसे तसल्ली देते हुए कहता है, हमें इन पर भरोसा है, ये इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दिखाया गया है कि जंगल के पास एक गांव था जहां मैक नाम का एक लड़का रहता था। मैक आटा चक्की पर दूसरों के लिए आटा पीसता था। मैक गांव की एक महिला के आटे की बोरियां घोड़ा गाड़ी पर लादता है, लेकिन महिला मैक को कम पैसे देती है। मैक उससे कहता है, मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से तुम्हारा आटा पीसा है, इसलिए मुझे अपनी मेहनत का पूरा भुगतान मिलना चाहिए। ये सुनकर घोड़ा गाड़ी पर बैठी महिला की बेटी नैन्सी मुंह बनाती है। फिर महिला मैक को पूरी रकम देती है और नैन्सी घोड़ा गाड़ी लेकर चली जाती है। इस बीच सोफी और रॉबर्ट अभी भी जादुई पत्थर को लेकर बहस कर रहे थे। पत्थर को हाथ में पकड़े हुए रॉबर्ट कहता है, तुम इस पत्थर को लेकर मुझसे इतनी बहस कर रहे हो, बेहतर होता कि तुम उड़कर घर की चिमनी तक पहुंच जाते। ऐसा कहते ही वह खुद पत्थर की शक्ति से चिमनी से होते हुए घर की चिमनी के ऊपर पहुंच जाता है। यह देखकर सोफी डर जाती है और सोचने लगती है कि रॉबर्ट को कैसे नीचे उतारा जाए। वुड, उनकी झोंपड़ी के बाहर खड़ा गुप्तचर, यह सब देख रहा था। जब सोफी को घर के अंदर जादुई पत्थर दिखाई देता है तो वह उसे पकड़ लेती है और कहती है, काश रॉबर्ट चिमनी के रास्ते घर में वापस आ जाए। जैसे ही वह यह कहती है, रॉबर्ट चिमनी से होकर घर में वापस आ जाता है। रॉबर्ट कहता है, मैं समझ गया हूँ कि अगर हम इस जादुई पत्थर का उपयोग करके किसी को नुकसान पहुँचाने की इच्छा करेंगे तो यह उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि हमें ही नुकसान होगा। सोफी कहती है, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे जब तुमने चाहा कि मैं चिमनी पर पहुँचूं तो तुम खुद ही चिमनी पर पहुँच गए। रॉबर्ट उसकी बात सुनकर जवाब देता है, अब हमें इस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना होगा, इसलिए तुम यह पत्थर मुझे दे दो। तो सोफी कहती है, हमें इस पत्थर से जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। रॉबर्ट किसी तरह उससे पत्थर वापस लेना चाहता था, इसलिए वह कहता है, लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, इसलिए यह पत्थर हमें इंसानों से छुपाकर रखना चाहिए। उसकी बात पर सोफी कहती है, हर इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। रॉबर्ट उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वह सोफी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, और अगर लोगों ने इस जादुई पत्थर को दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया तो मैं यह शर्त जीत जाऊंगा, और अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम्हें यह पत्थर मेरे हवाले करना होगा। सोफी कहती है, ठीक है, लेकिन अगर लोगों ने इस पत्थर को एक दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल किया तो मैं यह शर्त जीत जाऊंगी, और शर्त जीतने पर तुम्हें घर के ज्यादा काम करने होंगे। तो रॉबर्ट मान जाता है। फिर रॉबर्ट जादुई शीशा उठाकर सोफी से कहता है, हम इस शीशे की मदद से देखेंगे कि लोग इस पत्थर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाहर खड़ा वुड इन दोनों की बातें सुन लेता है। सोफी जादुई पत्थर से कहती है, तुम यहाँ से उड़कर जंगल में चले जाओ। तो पत्थर उसकी बात मानकर उड़कर जंगल में चला जाता है। अगले सीन में जंगल से गुजरते हुए घोड़ा गाड़ी पर बैठे हेनरी और उसकी बहन याना को दिखाया जाता है। ये लोग जंगल के रास्ते से गुजरकर जंगल के पास बनी अपनी हवेली में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घोड़े थक जाते हैं, इसलिए ये लोग कुछ देर के लिए वहाँ रुक जाते हैं। हेनरी बहुत ही घमंडी था। वह अपने साथी से पूछता है, हमें यहाँ और कितना समय रुकना पड़ेगा? तो उसका साथी बताता है, घोड़े इतना लंबा सफर करने के कारण थक गए हैं, इसलिए हमें यहाँ कुछ देर और रुकना पड़ेगा। हेनरी कहता है, मैं इस राज्य के गवर्नर का बेटा हूँ, इसलिए मैं इस जंगल का भी मालिक हूँ। वह कहता है, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन यहाँ के लोग पता नहीं कैसे यहाँ जंगल में ही रहकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। वहाँ नैन्सी अपने घर में अपनी माँ से कहती है, मैं शहर की जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि नैन्सी को जंगल में रहना पसंद नहीं था। वह कहती है, यहाँ बहुत ही जाहिल लोग रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ से शहर जाना चाहती हूँ। उसकी माँ उसे बताती है, शहर से गवर्नर का बेटा हेनरी जंगल में बनी हवेली में आ रहा है और वह कुछ दिन यहीं गुजारेगा क्योंकि उसे यहाँ कुछ काम है।
वह नैन्सी से कहती है, तुम इस मौके का फायदा उठाकर अगर हेनरी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो तो तुम उसके साथ शादी करके शहर जाकर अपने सपने पूरे कर सकती हो। यह सुनकर नैन्सी खुश हो जाती है और सोच लेती है कि वह हेनरी को अपनी बातों में फंसा लेगी। हेनरी जंगल के पास बनी अपनी हवेली में पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे याना भी पहुंच जाती है। हेनरी अपने साथी के साथ हवेली के अंदर जाता है तो उसका साथी हवेली देखकर हैरान हो जाता है। वह हेनरी से कहता है, अगर हम इस हवेली को होटल बना दें तो यहाँ दिन रात पार्टियां चलेंगी। हेनरी उसकी बात के जवाब में कहता है, इस हवेली को होटल बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। वह कहता है, यहाँ होटल बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ जंगल के आसपास रहने वाले सभी लोग जाहिल हैं। वह कहता है, मैं सबसे पहले इस जंगल के सभी पेड़ों को काटूंगा और फिर सभी जानवरों को मारकर उनकी खालें बेच दूंगा, जिससे इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि मैं यहाँ होटल बना सकूं। दूसरी तरफ याना हवेली के अंदर जाने की बजाय जंगल में चली जाती है क्योंकि उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। याना जंगल में पेड़ों को देखकर बहुत खुश होती है। इसी जंगल में मैक भी घूम रहा था। मैक को एक शिकारी का पिंजरा नजर आता है जिसमें एक लोमड़ी कैद थी। मैक चाकू निकाल लेता है ताकि लोमड़ी को पिंजरे से निकाल सके। इसी बीच जंगल में घूमती याना भी वहाँ पहुँच जाती है। चाकू देखकर वह भागकर मैक के पास जाती है और उसे धक्का देकर पिंजरे के पास से हटा देती है। याना पिंजरा खोलकर लोमड़ी को वहाँ से भगा देती है। याना वहाँ से जाने लगती है तो मैक उसे आवाज देकर रोकता है, लेकिन याना उसे नहीं जानती थी। याना ने उसके हाथ में चाकू भी देखा था, इसलिए वह वहाँ रुककर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मैक भी उसके पीछे भागता है क्योंकि वह याना को बताना चाहता था कि वह लोमड़ी को मारना नहीं चाहता था बल्कि उसे पिंजरे से आजाद कराना चाहता था। याना भागते हुए जंगल में एक गड्ढे में गिर जाती है। मैक गड्ढे के पास जाता है और याना से कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। याना को उसकी बात से कुछ तसल्ली होती है तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मैक उसका हाथ पकड़कर उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। मैक उसे बताता है, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ बल्कि आटा चक्की वाला हूँ। वह कहता है, मैं उस लोमड़ी को मारने वाला नहीं था बल्कि उसे पिंजरे से आजाद कराना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि याना बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह इशारों से उसे अपना नाम समझाने की कोशिश करती है। अगले दिन नैन्सी की माँ एक टोकरी में कुछ ड्रिंक की बोतलें रखती है और यह टोकरी नैन्सी को देकर कहती है, तुम्हें जल्द से जल्द हेनरी को अपने जाल में फंसाना होगा। नैन्सी अपनी माँ की बात मानकर तैयार होने लगती है ताकि जल्दी से हेनरी के पास जा सके। वहाँ गांव का एक कमजोर आदमी जंगल में मशरूम लेने के लिए जंगल जाता है जहाँ उसे जादुई पत्थर नजर आता है। वह पत्थर उठा लेता है लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उस आदमी की कमर में अकड़न थी, इसलिए वह कहता है, काश मेरी कमर की अकड़न सीधी हो जाए तो मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ। उसके ऐसा कहते ही उसकी कमर की अकड़न पत्थर की शक्ति से खत्म हो जाती है। उस आदमी को जब इस पत्थर की शक्ति के बारे में पता चलता है तो वह पत्थर लेकर जंगल में आगे बढ़ता है और उसे एक चट्टान पर रख देता है। वह आदमी कहता है, अगर यह जादुई पत्थर मेरी मदद कर सकता है तो किसी की भी मदद कर सकता है। झोंपड़ी में बैठे रॉबर्ट और सोफी जादुई शीशे से यह देखते हैं तो सोफी रॉबर्ट से कहती है, मैंने कहा था कि लोग इसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। वह कहती है, मैं ये शर्त जीत गई हूँ क्योंकि उस आदमी ने अपनी इच्छा पूरी करने के बाद इसे लालच में आकर अपने पास रखने की बजाय दूसरों के फायदे के लिए जंगल में ही रख दिया है। उसकी बात के जवाब में रॉबर्ट कहता है, तुम इतनी जल्दी यह तय नहीं कर सकती कि तुम यह शर्त जीत गई हो। रॉबर्ट कहता है, पत्थर किसी और के हाथ में आने दो, तब पता चलेगा कि यह शर्त कौन जीता है। दूसरी तरफ नैन्सी अच्छे से तैयार होकर टोकरी उठाकर हेनरी की हवेली पहुंच जाती है। हवेली का मैनेजर यहाँ का रहने वाला था, इसलिए वह जानता था कि नैन्सी हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है। वह नैन्सी को अंदर जाने से रोकता है तो नैन्सी हेनरी के साथी को कुछ पैसे देती है, जिसके लालच में वह नैन्सी को हवेली में ले जाता है। वह नैन्सी को लेकर हेनरी के कमरे में जाता है तो हेनरी उससे पूछता है, यह कौन है और तुम इसे मेरे कमरे में क्यों लेकर आए हो? हेनरी का साथी उसे बताता है, यह गांव के एक समृद्ध परिवार की लड़की है जो आपका स्वागत करना चाहती है, इसीलिए वह आपके लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आई है। हेनरी उसे इग्नोर करके कहता है, तुम उसे छोड़ो, यह देखो मैंने इस जंगल के सभी पेड़ों को काटने और सभी जानवरों को मारने का प्लान बना लिया है। वह कहता है, अब हमें जल्द से जल्द इस पर काम शुरू करना होगा। हेनरी कहता है, इस सब के बारे में मेरे डैड को पता न चले, वरना वे मुझे यह सब करने नहीं देंगे। उनकी बातें सुनकर नैन्सी हेनरी के हाथ से वह कागज ले लेती है जिस पर उसने जंगल को साफ करने के बारे में लिखा था। नैन्सी कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि यहाँ से जंगल और इसके पेड़ पौधे जानवर वगैरह खत्म हो जाएं। हेनरी उससे पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो नैन्सी मौका देखकर कहती है, मैं ये टोकरी आपके लिए लेकर आई हूँ। वह कहती है, मैं यहाँ के सबसे अमीर किसान की बेटी हूँ, इसलिए अगर आपको गाँव की किसी भी लड़की से शादी करनी होगी तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर हेनरी को गुस्सा आता है, इसलिए वह नैन्सी से कहता है, मैं यहाँ गाँव की किसी जाहिल लड़की से शादी करने के लिए नहीं बल्कि एक जरूरी काम से आया हूँ। वह नैन्सी को अपनी हवेली से जाने के लिए कहता है तो नैन्सी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसे याना
याना नजर आती है। नैन्सी नहीं जानती थी कि याना हेनरी की बहन है। वह याना की सुंदरता से जलने लगती है। उसे लगता है कि याना भी हेनरी से मिलने के लिए आई है। नैन्सी वापस जाने की बजाय याना का पीछा करते हुए वापस हवेली में आ जाती है। याना हेनरी के कमरे में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वह कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। नैन्सी जो चुपके से उसे देख रही थी, अब उसे कुछ पता नहीं चलता कि याना अंदर क्या कर रही है। उसी वक्त मैनेजर वहाँ आ जाता है और नैन्सी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? तो नैन्सी शर्मिंदा हो जाती है। अब नैन्सी को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। नैन्सी की माँ जंगल में जाती है तो उसे वही जादुई पत्थर नजर आता है, जिसे वह उठा लेती है। वह सोचती है, मैं इस पत्थर को अपने घर में सजावट के लिए रखूंगी। उसी वक्त वहाँ नैन्सी भी पहुँच जाती है। नैन्सी के साथ जो कुछ हवेली में हुआ था, उस सब की वजह से वह बहुत गुस्से में थी। नैन्सी अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उधर जंगल में मैक और याना एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों अक्सर जंगल में मिलने के लिए आते थे और बहुत सारा वक्त वहाँ एक साथ बिताते थे। यहाँ नैन्सी की माँ जादुई पत्थर लाकर घर में रख चुकी थी। दोनों माँ बेटी पत्थर को देखने लगती हैं। नैन्सी की माँ कहती है, काश कोई ऐसा मंत्र होता जिससे हेनरी का तुम पर दिल आ जाता और तुम दोनों की शादी हो जाती। नैन्सी कहती है, मुझे उस लड़की से जलन हो रही है जो हेनरी के कमरे में गई थी। वह कहती है, उसी की वजह से हेनरी ने मुझे मुंह नहीं लगाया। रॉबर्ट जादुई शीशे में यह सब देखता है। इसी बीच नैन्सी वह पत्थर उठाकर सोचती है, काश कोई ऐसा जादू होता जिससे उस हवेली वाली लड़की के मुंह पर दाने निकल आते, जिससे उसका चेहरा बदसूरत हो जाता। नैन्सी के ऐसा कहते ही उसके अपने मुंह पर दाने निकल आते हैं, क्योंकि यह पत्थर किसी के लिए सोची गई बुरी इच्छा को उल्टा कर देता था और उसी के साथ बुरा होता था जो किसी के लिए बुरी इच्छा करता था। नैन्सी अपनी माँ के कहने पर शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने तो याना के लिए बुरा सोचा था, लेकिन उसके खुद के साथ ही बुरा हो गया था। अब हेनरी अपने साथी के साथ जंगल में जाता है ताकि वह अपने प्लान के मुताबिक जंगल में पेड़ काटना शुरू करे। जंगल में एक जगह रुककर वह अपने साथी से कहता है, हम इस जगह से पेड़ काटना शुरू करेंगे। उसका साथी कहता है, मुझे नहीं लगता गांव के लोग इस काम के लिए तैयार होंगे। जिस पर हेनरी कहता है, इस काम के लिए हम आसपास के दूसरे गांव के लोगों को ज्यादा पैसे देकर यह काम करवा सकते हैं। वुड इन दोनों की बातें चुपके से सुन लेता है। रात को नैन्सी फिर से शीशे में अपना मुंह देखती है, जो बहुत खराब हो गया था। नैन्सी गुस्से में कहती है, मेरा यह हाल इस पत्थर की वजह से हुआ है। वह कहती है, इससे अच्छा था यह पत्थर मेरी आंखों से दूर जंगल में चला जाता। उसके ऐसा कहते ही पत्थर वहाँ से उड़कर जंगल में चला जाता है। अब याना रात को मैक से मिलने जंगल जाती है। वह वापस घर जाती है तो हेनरी उसे देख लेता है। हेनरी उससे कहता है, रात के वक्त तुम्हारा बाहर जाना यहाँ ठीक नहीं है। तो याना मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वुड हेनरी और उसके साथी की बातें सुनकर राजा और रानी को जाकर बता देता है। वह उन्हें हेनरी का जंगल काटकर खत्म करने का प्लान बताता है। तो राजा और रानी कहते हैं, अगर यहाँ से जंगल और गांव खत्म कर दिया गया तो हम भी इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। राजा कहता है, जंगल से ही यहाँ जिंदगी चल रही है। राजा वुड को आदेश देता है, तुम सोफी और रॉबर्ट के पास जाकर उनसे कहो कि वे जादुई पत्थर की शक्ति की मदद से इस मसले को हल करें। वुड तुरंत सोफी और रॉबर्ट की झोंपड़ी पहुँच जाता है और उन्हें बताता है, जंगल और गाँव के लोग इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। वह कहता है, राजा ने आदेश दिया है कि तुम दोनों जादुई पत्थर की मदद से जंगल की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट जादुई पत्थर ढूंढने के लिए जादुई शीशा उठाता है, लेकिन शीशा उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। यह देखकर सोफी कहती है, अब हमारे लिए जादुई पत्थर को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सोफी जादुई पत्थर ढूंढने के लिए शीशे को जोड़ने की कोशिश करती है। वुड कहता है, मुझे यह बात राजा को बतानी होगी, क्योंकि अगर जादुई पत्थर नहीं मिला तो जंगल और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा नहीं हो सकेगी। अगले दिन हेनरी और उसका साथी आसपास के गांव से लोगों को बुलाकर पेड़ काटने के लिए कहते हैं। वे लोग पेड़ काटना शुरू करते हैं तो जंगल के लोगों और राजा रानी को इस बारे में पता चल जाता है। गांव के लोगों को जंगल से बहुत प्यार था, इसलिए सभी लोग याना और मैक के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं ताकि लकड़हारों को पेड़ काटने से रोक सकें। मैक लकड़हारों से उनके कुल्हाड़ी लेकर उन्हें पेड़ काटने से रोक देता है। उसी वक्त हेनरी अपने साथी के साथ वहां आता है। वह मैक से कहता है, मैं इस जंगल का मालिक हूँ, इसलिए न तो तुम और न ही कोई और मुझे यह सब करने से रोक सकते हो। मैक कहता है, यह जंगल हजारों सालों से यहाँ मौजूद है और आज तक किसी ने भी इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की। याना मैक के पास खड़ी होकर उसका साथ देती है तो हेनरी अपने साथी से कहता है, याना को यहाँ से ले जाओ। हेनरी मैक के सिर पर गन रखकर हवा में फायर करता है। वह गांव के लोगों से कहता है, अगर किसी ने दोबारा मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो यह गोली तुम लोगों के सीने में छेद कर देगी। यह सुनकर गांव के लोग डर जाते हैं। हेनरी दोबारा से लकड़हारों को काम पर लगाता है और इस बार कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। गांव के लोग जब उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं तो रानी राजा से कहती है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। रानी अपनी शक्ति से जंगल में बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ देती है। मधुमक्खियां हेनरी, उसके
उसके साथी और लकड़हारों को डंक मारने लगती हैं, तो उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। वहाँ झोंपड़ी में सोफी टूटे हुए शीशे को जोड़ती है, लेकिन वह पूरा नहीं जुड़ता क्योंकि उसमें एक टुकड़ा कम था और जब तक ये शीशा मुकम्मल नहीं जुड़ेगा तब तक काम नहीं करेगा। रॉबर्ट और सोफी उस टुकड़े को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता। इसी बीच नैन्सी की माँ उनकी झोंपड़ी में जाती है और उनसे कहती है, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। वह उन्हें बताती है, एक जादुई पत्थर की वजह से नैन्सी का मुंह खराब हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि उसका मुंह ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर सोफी को गुस्सा आता है, इसलिए वह नैन्सी की माँ से कहती है, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ खुद भी बुरा होता है। नैन्सी की माँ कहती है, उसने जो बुरा सोचा उसे उसकी सजा मिल गई है, इसलिए अब मेरी बेटी की मदद करो ताकि वह जिसे चाहती है वह उसे मिल जाए। सोफी कहती है, उसका मुंह ठीक करने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई पानी दूंगी। वह कहती है, इस पानी को पीने के बाद कोई भी लड़का जिस भी लड़की को अपने सामने देखेगा वह उस पर अपना दिल हार देगा और उसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। सोफी नैन्सी की माँ को वह पानी देती है और साथ ही उसे समझाती है, इस पानी का असर कुछ ही देर तक रहता है। नैन्सी की माँ वह जादुई पानी लेकर घर जाती है और नैन्सी से कहती है, मैं यह जादुई पानी शराब में मिलाकर हेनरी को पिला दूंगी। वह कहती है, इसके बाद तुम हेनरी के सामने जाना ताकि इसके जादुई असर से वह तुम्हारा दीवाना हो जाए। वह कहती है, इस पानी का असर खत्म होने से पहले ही तुम उससे शादी कर लेना। अगले दिन हेनरी फिर से अपने साथी के साथ जंगल में जाता है। हेनरी के आदेश पर लकड़हार फिर से पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। यह देखकर राजा रानी से कहता है, अब हमें कुछ और करना होगा। इसके साथ ही वह अपनी जादुई छड़ी जमीन पर मारता है तो जंगल से बहुत सारे भेड़िए बाहर आकर लकड़हारों पर हमला कर देते हैं। भेड़िए देखकर हेनरी उन पर फायरिंग करने लगता है, जिससे कुछ भेड़िए मर जाते हैं। रानी कहती है, हम सबको खतरे में नहीं डाल सकते, तो राजा मजबूरन भेड़ियों को वापस जंगल में भेज देता है। हेनरी अपने साथी से कहता है, अगली बार तुम्हें अपने साथ कुछ शिकारियों को भी लाना होगा ताकि कोई भी हमारे काम को न रोक सके। दूसरी तरफ राजा रानी से कहता है, हम अपनी शक्तियों को इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। राजा की बातें सुनकर वुड कहता है, हेनरी को रोकने का एक ही तरीका है। वह कहता है, हम हेनरी के डैड को इस बारे में बताकर हेनरी को रोक सकते हैं क्योंकि उसके डैड भी जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। वहाँ नैन्सी की माँ शराब और जादुई पानी लेकर हेनरी की हवेली में जाती है। वह हेनरी से कहती है, आप जंगल को काटकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह कहती है, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद कहने आई हूँ। इसके साथ ही वह ग्लास में ड्रिंक डालती है और हेनरी से आंख बचाकर उसमें जादुई पानी भी मिला देती है। वह हेनरी के कमरे से बाहर जाती है तो वह ड्रिंक उठाकर पी लेता है। कुछ ही देर बाद नैन्सी की माँ नैन्सी को हेनरी के सामने ले आती है तो हेनरी उस पर फ्लर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हेनरी का मैनेजर याना के कमरे में जाकर उसे बताता है, हेनरी ने आपके हवेली से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। उधर हेनरी नैन्सी को देखकर कहता है, मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। उसी वक्त वहाँ हेनरी का साथी भी पहुँच जाता है। वह हेनरी को देखकर कहता है, आप यह क्या कर रहे हैं? लेकिन हेनरी इस वक्त जादुई पानी के असर में था, इसलिए उसे किसी की समझ नहीं आ रही थी। हेनरी नैन्सी का दानों से भरा हुआ मुंह भी देखता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने साथी से कहता है, अभी पादरी को बुलाओ क्योंकि मैं नैन्सी से शादी करना चाहता हूँ। उसके साथी को मजबूरन पादरी को बुलाना पड़ता है। हेनरी पादरी के सामने नैन्सी से शादी कर लेता है। अब वुड मैक के पास जाता है और उसे बताता है, मैं जंगल का बोना हूँ। वह मैक से कहता है, याना को हेनरी ने हवेली में उसके कमरे में बंद कर दिया है। वह कहता है, तुम ही याना को उसकी कैद से आजाद करवा सकते हो ताकि याना अपने डैड को हेनरी की करतूतों के बारे में बता सके। वह कहता है, अब तुम और याना ही मिलकर इस जंगल को हेनरी के हाथों खराब होने से बचा सकते हो। मैक तुरंत भागकर जाता है और याना को उसके कमरे की खिड़की से बाहर निकाल लेता है। मैनेजर इस काम में उनकी मदद करता है। मैक याना को अपने घर ले जाता है। याना अपने डैड के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वह यहाँ होने वाली सभी घटनाओं के बारे में लिखती है। वुड लेटर ले जाकर रानी को देता है तो वह अपने उल्लू के जरिए इस लेटर को याना के डैड के पास भेज देती है। वहाँ जंगल में लकड़हार आधे से ज्यादा पेड़ काट चुके थे। जंगल के पास रहने वाले लोग और रानी यह सब देखकर परेशान हो जाते हैं। उधर हेनरी अगली सुबह सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसने रात नैन्सी से शादी कर ली थी। हेनरी को इस बात पर विश्वास नहीं होता तो नैन्सी की माँ कहती है, तुमने रात पादरी के सामने नैन्सी से शादी की है। वह कहती है, अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो मैं सबके सामने इस बारे में बात करूंगी। हेनरी उसकी बातों को इग्नोर करके उसे वहाँ से भगा देता है। हेनरी अपने साथी से कहता है, इससे पहले मेरे डैड को जंगल के पेड़ों के बारे में पता चले, हमें जल्दी जंगल साफ करवाना होगा। उसी वक्त वहाँ मैनेजर आकर हेनरी को बताता है, याना अपने कमरे में नहीं है। वह कहता है, मुझे नहीं पता याना कब कमरे से निकल गई। उसकी बात पर हेनरी को गुस्सा आता है, इसलिए वह अपने साथी से कहता है, तुम्हारे यहाँ होते हुए याना अपने कमरे से कैसे निकल सकती है। वह उसे याना को ढूंढने के लिए भेजता है। अगली सुबह याना मैक से आटा मिल पर बातें कर रही थी तो उसी वक्त वुड उन्हें आकर बताता है कि हेनरी याना को ढूंढ रहा है और वह इसी तरफ आ रहा है। फिर वुड रॉबर्ट और सोफी
सोफी के पास जाता है। वुड उनसे कहता है मैक की जान खतरे में है, इसलिए आप दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए। हेनरी लकड़हारों के साथ मैक के पास पहुंच जाता है। उसके कहने पर लकड़हार मैक को पकड़कर उसके सामने ले आते हैं। यह देखकर याना अपने भाई को इशारा करती है कि वह मैक को छोड़ दे। हेनरी उससे कहता है मैक ने तुम्हें अपने प्यार में फंसाकर यहाँ कैद किया है, इसलिए अब मैं इसे जरूर सजा दूंगा। ये सुनकर लकड़हारों का सरदार हेनरी से कहता है याना यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और याना को मैक से नहीं बल्कि तुमसे खतरा है। उसकी बात सुनकर हेनरी अपने साथी को लकड़हारों को ज्यादा पैसे देकर उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए कहता है। लकड़हारों का सरदार इस चीज के लिए नहीं मानता, लेकिन बाकी लकड़हार लालच में आ जाते हैं। हेनरी अपने साथी से कहता है मैं आज मैक को सबके सामने फांसी देकर इसे सबक सिखाऊंगा। हेनरी का साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसकी बात नहीं सुनता। वह एक लकड़हार के साथ मिलकर मैक को रस्सी से बांध देता है ताकि उसे पेड़ पर लटकाकर फांसी दे सके। राजा और रानी यह सब देख रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। वहाँ रॉबर्ट को जादुई शीशे का आखिरी टुकड़ा भी मिल जाता है, जिसे शीशे में लगाकर वह जोड़ देता है। उधर जंगल में हेनरी मैक को फांसी देने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त उसके डैड वहाँ पहुँच जाते हैं। वह हेनरी से कहते हैं याना ने लेटर लिखकर मुझे तुम्हारे उल्टे कामों के बारे में बता दिया था। गवर्नर कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा भी यह सब कर सकता है। हेनरी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रॉबर्ट भी जादुई पत्थर लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वह हेनरी से कहता है यह पत्थर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तो हेनरी पत्थर को पकड़कर विश मांगता है। काश मेरे डैड को मेरे उल्टे कामों के बारे में कभी पता न चले, लेकिन यह इस पत्थर की मदद से जो भी बुरी इच्छा मांगी जाती थी उसका उल्टा हो जाता था। इसीलिए हेनरी खुद ही गवर्नर के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। इसी बीच नैन्सी की माँ भी वहाँ आकर पादरी से गवाही दिलाती है कि हेनरी ने नैन्सी के साथ पादरी के सामने शादी की थी, लेकिन अब वह मुकर गया था। पादरी की गवाही सुनकर गवर्नर हेनरी से कहता है अब तुम्हें नैन्सी से ही शादी करनी होगी। अगले दिन नैन्सी की हेनरी के साथ शादी करवा दी जाती है। शादी के बीच वुड मैक को जादुई पत्थर देकर कहता है इससे तुम भी अपनी कोई इच्छा पूरी कर सकते हो, जिस पर मैक कहता है मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि याना को उसकी आवाज वापस मिल जाए और वह बोलने लगे। उसके ऐसा कहते ही याना बोलने लगती है। गवर्नर मैक से कहता है मुझे तुम्हारे जैसा ही दामाद चाहिए था, इसलिए आज से तुम मेरी यहाँ की सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो और अब से तुम ही यहाँ याना के साथ मिलकर मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे। यह सुनकर याना और मैक बहुत खुश होते हैं और यहीं यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।